जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से रिवीजन अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में जो मैं क्वेश्चन दिया था आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नोट्स कैसे तैयार किया जाना है, कैसे हम नोट्स अपना तैयार करेंगे। तीसरी बात, हम एनसीईआरटी पर भी चर्चा करेंगे आज। ठीक, पहले आज की ये क्लास समाप्त की जाए, उसके बाद नोट्स और फिर एनसीईआरटी की। कल ये मैं प्रश्न दिया था आप लोगों को कि सभी लोग ध्यान से आ जाइए और क्लास करना शुरू कर दीजिए, है ना। सभी लोगों को एक साथ नमस्कार, क्योंकि अलग अलग नमस्कार करना मेरे लिए संभव नहीं होगा, है ना। जितने लोग हैं सबको मैं अलग अलग नमस्कार करूंगा तो फिर नमस्कार करने में ही टाइम निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब ब्लैक दिख रहा, बोर्ड वाइट दिख रहा ना। मैं काला दिखूं चलेगा, लेकिन यहां जो लिखा है वो स्पष्ट दिखना चाहिए आपको, है ना। तो ज्यादा लाइट खर्च करने की बजाय हमें अपने मुद्दे पर ही काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। देखिए, भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि का समय है, यानी 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर आधी रात का समय है। दोपहर का 12 बजे, सॉरी, रात का 12 बजा है, 12 AM, रात के 12 को AM कहते हैं। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। क्या कह रहा है? सुबह का 6 बजता है। तो कहां बजेगा सुबह का 6? जरा सोचिए। हम इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, सुबह का 6 इधर मिलेगा। सुबह का 6, सुबह का 5, सुबह का 4, सुबह का 3, सुबह का 2, सुबह का 11, रात का 12। ठीक, इधर मिलेगा। इधर जाएंगे हम लोग तो आप देखिए, रात का 11, रात का 10, रात का 8, रात का 9, रात का, इस तरह करते करते शाम पर आएंगे यहाँ पर हम। तो सुबह कहाँ मिलेगा हमें? ईस्ट में। क्या हो रहा है? 6 AM। सुबह किधर मिलेगा? इस जगह से सुबह इधर मिलेगा। अगर सुबह इधर मिलेगा तो यहां से यहां तक कितने देशांतर है, इस प्रश्न में पूछा गया है। यानी ये जगह किस देशांतर पर स्थित है। ठीक, तो 6 घंटे की दूरी है, तो 1 घंटे बराबर होता है 15 डिग्री। तो 6 घंटे बराबर, भाई 1 घंटे बराबर, 1 घंटे में आपकी पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। तो 6 घंटे में कितना घूम जाएगी आपकी पृथ्वी? 15 इंटू 6, 90 डिग्री। क्लियर? तो यहां से यहां तक का जो समय है वो 90 डिग्री देशांतर का है। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 90 डिग्री देशांतर का डिस्टेंस है। अब प्रश्न उठता है यहां पर ये है कि भाई ठीक है, यहाँ 90 डिग्री देशांतर है, तो यहाँ कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा, कौन सा देशांतर होगा? अब देखिए, यहाँ 82.5 दिया है। ईस्ट में जा रहे हो तो देशांतर या लॉन्गिट्यूड में ऐड ही करोगे। तो 82.5 में आप प्लस कर दोगे 90, तो क्या आ जाएगा? 2, ये तो यही आ जाएगा, और 9 70 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहाँ होगा 172.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा ये। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में यहाँ से बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आप लोग बहुत परेशान मत रहिएगा। और सामान्य प्रकार के जो आने वाले प्रश्न हैं, जिस प्रकार के मैंने प्रश्नों को आपको करा दिया है, उस प्रकार के प्रश्न पर आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो अनावश्यक रूप से अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको कठिन प्रकार के प्रश्न को भी देखने पड़ेंगे। तो आप देखिएगा, और कहीं फंसिएगा तो आप हमसे पूछिएगा, क्योंकि बेसिक प्रकार के सारे प्रश्न मैं यहाँ पर करा चुका हूँ। जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ करा दिया हूँ, और उनके आधार पर आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ,
आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। क्लियर है सबको यहां तक? नोट्स कैसे बनाएं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दीप्ति जी, है ना, एकदम परेशान ना होइए। अब देखिए, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो हम साथ साथ में नोट्स बनाने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। अब हम ये देखते हैं भारत में मानक समय, उसके बाद हम इंटरनेशनल डेट लाइन पे चलेंगे, है ना। भारत में मानक समय, अब आपने ऐसे हेडिंग डाल लिया। अभी आप क्लास को भी पढ़ते चलिए और ये भी समझते चलिए। अरे भाई सत्यदेव जी, दिन रात का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, आगे मोशन ऑफ अर्थ का टॉपिक आएगा, उसमें कराऊंगा ना। आप ये समझिए कि एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट थोड़ी कराया जाएगा। दिन रात का कॉन्सेप्ट तो हम आगे आएगा वो करा देंगे सारा, है ना। चलिए, अब भारत में बात करते हैं, भारत में मानक समय की। देखिए, यानी स्टैंडर्ड, मानक समय का इंग्लिश क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो इंडिया में अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो वर्त प्रेजेंट में आप जानते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? लाइन जो है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर जो भी समय हो रहा होगा वो पूरे देश के लिए मानक समय होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये लाइन मान लीजिए जा रही है और ये है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो यही भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानी गई है। यहां से एक प्रश्न एग्जाम में ये आता है कि ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? स्टेट। अब देखिए, नोट्स कैसे बनाना होता वैसे बता रहा हूं, सभी कुछ नहीं लिखना है ना। उतनी ही बातें लिखनी है जितनी आवश्यक है, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अगर आप देखोगे तो यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये लाइन गुजर रही है। तो आप लिख लोगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अब प्रश्न उठता है उत्तर प्रदेश के किस, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो मिर्जापुर के अमरावती चौराहा से। ये कहां से गुजरती है? तो मिर्जापुर के अमरावती चौराहा से। ठीक, इस तरह आपको नोट्स बनाना है। अभी आगे यार हम और चलेंगे तो आगे समझ में आएगा आपको। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय का हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय का इतिहास। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लिश वाले लिख लेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो भारत की मानक समय रेखा बेसिकली 1802 में ब्रिटिश इंडिया ने, जब हम गुलाम थे, कब? 1802 में 1802 में ब्रिटिश इंडिया ने जॉन गोल्डहिंगम को इंडिया में एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया, खगोलविद नियुक्त किया।
जॉन गोल्डहिंगम को नियुक्त किया गया एस्ट्रोनॉमर। खगोलविद। खगोलविद नियुक्त किया गया इंडिया में। तो किसने किया? ये किसका समय था? ब्रिटेन। ये हम उस समय गुलाम थे। अब ये जॉन गोल्डहिंगम भाई साहब जो थे, इन्होंने भारत में पहली बार मानक समय रेखा की बात की। अब आप सोचिए सर, पीडीएफ को हम नोट्स बना सकते हैं? एकदम बना सकते हो। प्रदीप जी, आधी अधूरी जानकारी पर मत जाइए। प्रदीप जी ने लिखा है कि इलाहाबाद से जाएगा, गलत जानकारी है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए या भारत सरकार की किसी सरकारी साइट पे जाइए तो आपको समझ में आएगा। आप उन किताबों को पढ़ रहे हैं जो बहुत पहले लिखी गई हैं और कट कॉपी पेस्ट के द्वारा आप तक पहुंची हैं। तो ऐसी किताबों को मत लिख पढ़िए और हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। आप जितना पढ़ते हो उससे कई गुना हम भी आज अभी भी पढ़ते हैं। तो जो जानकारी हमारे पास है उस जानकारी को आप गलत मत समझिए। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं इलाहाबाद से जाएगी, ये गलत है। ठीक है? नहीं नहीं, जितना पढ़ा रहा हूं पहले उतना ही तैयार कर लीजिए, बुक से अभी आप मत पढ़िए। इलाहाबाद, देखिए फिर मैं कह रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए। इलाहाबाद से निकलना, कहाँ इलाहाबाद से निकलती है? जबरदस्ती इलाहाबाद से निकलती है, हवा में निकलती है। एनसीईआरटी पढ़े हो कभी आप लोग? नहीं पढ़े हो फिर मत बात करो भाई। सरकारी साइट पे गए हो, किसी गाइड में लिख दिया गया नैनी से गुजरती। मैं भी इलाहाबाद में ही रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही मेरा है। मैं भी नैनी जानता हूं, लेकिन नैनी में वो पुराना जमाने की बात हो गई मेरे दीदी, मेरे भैया है। तो जैसे मैं करते चल रहा हूं वैसे आप बनाते चलिए। पहली क्लास से जैसे जैसे जो जो मैं बताया हूं ना, उसी तरह लिखते चलिए। अवनीश जी, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आपके पास गलत जानकारी है उसको काट दीजिए। है ना? सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा अपने अंदर सुधार कीजिए। एनसीईआरटी की किताब जाके पढ़िए। क्लास 9 के एनसीईआरटी में सीधे लिखा हुआ है कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री की लाइन, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन अगर आप लोग नहीं मानना है तो मत मानो, आपकी इच्छा है। और गाइड कुछ का ये किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए। ये दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं है मेरे भैया मेरे बहनों, ये दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। काहे मुझे परेशान कर रहे हो? आ जाओ मुद्दे पर, बेमतलब का परेशान करते हो आप लोग। तो जॉन गोल्डहिंगम ने मद्रास टाइम जोन की स्थापना की। जॉन गोल्डहिंगम ने मद्रास टाइम जोन की स्थापना की। ठीक। अब आप कहोगे मद्रास टाइम जोन की क्यों स्थापना की? क्योंकि उस समय पूरे भारत पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था। 1802 में पूरे भारत पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं हो पाया था। तो जिस भाग में उसका अधिकार होगा उसी भाग में तो स्टैंडर्ड टाइम जोन की स्थापना वो कर पाएगा। ठीक। इसके बाद 1884 में 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस होता है और इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में भारत के लिए
2 टाइम जोन की स्थापना की जाती है। आप लोगों में से चाहो तो बता सकते हो। अरे सबका जवाब देंगे भाई शिव, एक एक करके ना, पहले समझा लेने, केवल जवाब देते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना शिव जी, है ना। नहीं शिवानी ठाकुर, आपका भी जवाब दिया जाएगा, कोई प्रश्न आएगा तो सबका जवाब दिया जाएगा ना। देखिए, अब 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, वॉशिंगटन डीसी में होता है। आप लोगों को कमेंट में देखते चलता हूँ, वैसे जब सर नजर नीचे, मतलब ऐसे सर नीचे हो ना, तो समझ जाइए मेरा ये सिस्टम जो है वो नीचे लगा हुआ है, तो वहाँ कमेंट में देख रहा हूँ। अरे काम लायक कमेंट होता है तो जरूर ले लूंगा। ठीक, तो ये कॉन्फ्रेंस जो होता है वॉशिंगटन डीसी में, WDC, वॉशिंगटन डीसी में ये कॉन्फ्रेंस होता है, और यहां पर भारत के लिए 2 टाइम जोन की स्थापना की जाती है। सबका कमेंट लिया जाएगा, परेशान ना हो। एक कोलकाता टाइम जोन, टाइम जोन, और दूसरा मद्रास टाइम जोन, सॉरी मुंबई टाइम जोन, मद्रास टाइम जोन नहीं, उस समय बंबई था इसलिए बंबई टाइम जोन। ठीक, तो ध्यान सुनिएगा, 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें 2 टाइम जोन की स्थापना की जाती है, कोलकाता टाइम जोन और मुंबई टाइम जोन। कोलकाता टाइम जोन जो है वो 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, और मुंबई टाइम जोन है जो 70 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ठीक, नहीं डेट, अब देखिए ये तो याद करना पड़ेगा ना, ये तो याद करना पड़ेगा, जब मुख्य परीक्षा दोगे ना कभी, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डालना पड़ता है अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो कोलकाता टाइम जोन क्या था, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, और मुंबई टाइम जोन क्या था, या बम्बई टाइम जोन क्या था, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। बात क्लियर। और ये कब हुआ, जब 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है। आपको पीछे भी बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपको इस बात का ध्यान हो कि मैं पीछे बताया था कि 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होता है, और यहां पर 2 लाइनें निर्धारित की जाती हैं, एक ग्रीनविच लाइन और दूसरा इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपको याद है, ये बात बताया था। उसी कॉन्फ्रेंस में भारत के लिए 2 टाइम जोन निर्धारित कर दी गई, एक कोलकाता टाइम जोन और एक मद्रास, मिर्जापुर दिखा रहा है ना, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, मिर्जापुर ही दिखा रहा है। और एआई के पास हमेशा मत जाइए कीजिए, एआई भी कभी कभी गलती कर सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं बड़ा सोच समझ के रिसर्च करके ही बता रहा हूं। मेरा ये प्रयास रहता है कि एक भी फैक्ट आप लोगों के पास गलत मेरी ओर से ना जाए। ठीक, तो इतना तो मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। इसके अलावा एक और टाइम जोन ब्रिटेन के समय निर्धारित किया गया, डेट उसके याद रखने की जरूरत नहीं है, पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन। अब आप कहोगे पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पहले नाम पोर्ट ब्लेयर थी, अब श्री विजयपुरम कर दी गई है। तो पोर्ट ब्लेयर क्योंकि भारत के पूर्वी भाग में है और समुद्र पर है, अब पोर्ट ब्लेयर यहां पर है, आप देखिए अंडमान निकोबार ऐसे जाएगा, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर मान लीजिए यहां पर है। अब हम इस टाइम से यहां रहेंगे तो समय का अंतर होगा, स्थानीय समय का अंतर होगा, तो यहां के लिए अलग टाइम जोन बनाया गया है। यहां के लिए क्या किया गया, एक अलग टाइम जोन कर दिया गया, एक टाइम जोन बनाया गया, पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन। ठीक, तो एक समय आपके लिए मिल गया पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन, और इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कि पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन, जो लाइन पोर्ट ब्लेयर के पास से गुजरती थी उसी लाइन को कह दिया गया पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन। वो बेसिकली मद्रास से पूरब, मद्रास से आगे रहेगी। सिंपल सी बात है, मद्रास से अब इसकी जब तुलना करेंगे हम, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी होगी, तो आप देखिए मद्रास से ये काफी दूरी पर है ना, तो समय का अंतर पड़ जाता था, इसलिए अंडमान निकोबार इस पूरे क्षेत्र के लिए एक टाइम जोन बनाया गया, पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन। जब पोर्ट ब्लेयर टाइम जोन बना तो क्या इसी से काम चल गया? जी हाँ चल गया। एक काम और, अब ब्रिटिश इंडिया ने, अभी तक तो 2 टाइम जोन था, लेकिन उसके बाद 1996 में, सॉरी 1906 में, तब 1906 में, अब इस समय किसका शासन है? ब्रिटेन का शासन है। तो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय रेखा माना गया। तो ये हो गया भारत की मानक समय रेखा। ये कब? 1906 में। क्या? किसे? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को। ये आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, है ना, अंग्रेजों के द्वारा, सही से कहा जाए तो रानी की सरकार के द्वारा, लेकिन हमको आजादी मिली 1947 में। और 1 सितंबर 1947, आगे बढ़ते हैं, 1 सितंबर 1947, 1947 में भारत ने भी 82.5 डिग्री, यानी आजाद भारत, है ना, आजाद भारत, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को ही भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा घोषित किया, डिक्लेयर्ड, घोषित किया। अब आप कहोगे भारत की मानक समय रेखा यही क्यों घोषित किया गया? तो आपको याद होगा, मानक समय रेखा बताने के लिए मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई थी कि देश के बीचों बीच से अगर कोई छोटा देश है, जैसे भारत, आप बेशक 7वें नंबर का बड़ा देश है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत अधिक ऐसे नहीं है ना, तो लंबाई ऐसे है, ठीक है, तो चौड़ाई लंबाई लगभग बराबर है, तो 2 ही घंटे का अंतर है, तो भारत के बीच से होकर जो रेखा जाए वही मानक समय रेखा मानी जाए, है ना, ताकि इधर और उधर में ज्यादा अंतर ना हो, दोनों भाग में ज्यादा अंतर ना हो। और ये रेखा वही रेखा निकल गई जो अंग्रेजों ने मानी थी, इसलिए भारत सरकार ने आजादी के बाद इसी को भारत की मानक समय रेखा एक्सेप्ट कर लिया 1 सितंबर 1947 को। बात क्लियर? तो ये आधिकारिक तौर पर था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन डिसाइड कर दिया गया। इसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा, एक और टाइम लाइन है जो कि चाय बागान टाइम लाइन कहा जाता है, चाय बागान टाइम। अब आप कहोगे ये कौन सी बला है? चाय बागान टाइम क्या होता है? टी गार्डन टाइम। ये क्या होता है? बेसिकली असम में चाय की खेती होती है, आप जानते हो भारत में अभी भी सबसे अधिक 50% से अधिक खेती चाय की असम में ही होती है, तो चाय की खेती असम में होती थी। अब वहां पर मजदूर चाय की पत्तियां तोड़ते थे। अब मान लीजिए हमने टाइम डिसाइड कर दिया कि आप सुबह 10 बजे से, टाइम डिसाइड हो गया कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चाय की पत्तियां तोड़ोगे, क्योंकि इस समय तक रोशनी रहती है। बहुत अच्छा। दिक्कत यहां क्या आ गई? दिक्कत क्यों आई? दिक्कत आई कैसे? अब जब आप 10 मानने चले हो, अब जरा देखिए,
नियम कानून क्या कहता है? 1906 में देखिए 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन भारत की मानक समय रेखा निर्धारित हो गई। यानी यहां पर अगर 9 बज रहा है तो यहां पर भी हम 9 मानेंगे, यहां पर भी 9 मानेंगे। क्लियर? नियम से यहां 10 बज चुका है, यानी यहां की तुलना में 1 घंटे पहले यहां रोशनी आ जाती है। यहां जब सुबह के 4 बजते हैं तो यहां सुबह के 5 बज जा रहे हैं। यहां पर सुबह के जब 8 बजते हैं तो यहां के 9 बज जा रहे हैं। और शाम को जरा देखिए गड़बड़ी, यहां जब शाम का 6 बजता है तो नियम से, सूर्य के नियम के हिसाब से, जब यहां सुबह के शाम का 6 बजेगा तो यहां शाम का 7 बज जाएगा। तो आप कह रहे हो भैया 6 बजे तक पत्तियां तोड़नी है, लेकिन यहां तो अंधेरा हो जाएगा। अगर यहां 6 बज रहा होगा तो यहां 7 बज जाएगा, तो यहां तो अंधेरा हो गया। तुम्हारे यहां रोशनी है दिल्ली में, तो तुम अकड़ रहे हो कि भाई पत्ती तोड़ो 6 बजे तक। अब अंधेरे में थोड़ी पत्ती कोई तोड़ पाएगा। तो ये नियम बनाया गया कि जिस तरीके से असम में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उसी तरीके से हम असम में काम करेंगे। यानी असम के लिए एक टी टाइम जोन, टी गार्डन टाइम जोन बनाया गया। ठीक? और ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, ये वैसे ही वहां के लोगों के लिए जो गार्डन में काम करते थे उन्हीं के लिए सिर्फ था। तो ये आधिकारिक नहीं था, लेकिन नियम बनाया गया भैया आपके यहाँ सूर्य पहले आ जाता है तो आप पहले खेतों में पहुंच जाइए या चाय के बागानों में पहुंच जाइए, पत्तियां तोड़िए, जब अंधेरा होने लगे तो आप वापस आ जाइए। तो उसे ही क्या कहा गया? चाय बागान टाइम। बात क्लियर? तो ये चाय बागान टाइम बेसिकली कहाँ के लिए था? असम के लिए। ठीक? सूर्य की गति के आधार पर समय को मैनेज करने के लिए। वैसे देखिए गति तो पृथ्वी करती है, लेकिन मजबूरी में लिखना पड़ रहा है यहां पर सूर्य। समय का उपयोग करने के लिए। बात क्लियर? तो टी गार्डन टाइम यहां से निकल के आ गया। ईएल मतलब कई बार बता चुका हूं, ईएल का मतलब हो गया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। अगर शायद आप प्रदीप जी, प्रदीप नहीं, ललित जी, आप मेरे भैया, आपसे अनुरोध है कि पुरानी क्लास देखिए। ये तो मैं कई बार लिखा हूं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक? यानी ये किस लिए है? डे लाइट सेविंग ना, जो दिन के समय का उपयोग करना है, दिन के जितनी देर तक लाइट रहता है। अगर मान लीजिए कि हम इस वाले टाइम के साथ चलते तो यहाँ तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो हमको लाइट जलानी पड़ेगी, बिजली का बल्ब जलाना पड़ेगा, तब पत्ती तोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट इसे कहा जाता है। और यूरोप आदि देशों में इस कॉन्सेप्ट पर आज भी काम होता है। यानी हमको बिजली कम से कम, ऊर्जा का कम से कम खपत करना पड़े, तो इसलिए डे लाइट सेविंग के कॉन्सेप्ट को वो अपनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ 1 घंटे आगे टाइम था, ये घंटे क्या कर दिया गया? इस टाइम की तुलना में यहाँ पर जो टाइम हो रहा था उससे 1 घंटे चाय बागान टाइम में आगे कर दिया गया, ताकि मामला सेट हो जाए उनका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बता दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पर, आईडीएल। आईडीएल ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस पे आ गए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आ गए। देखिए जब इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 वॉशिंगटन डीसी में हुआ तो 2 लाइनें निर्धारित की गई। एक तो ग्रीनविच लाइन, जिसे प्राइम मेरिडियन
प्रधान यामोत्तर कहते हैं, प्राइम मेरिडियन जिसे प्रधान यामोत्तर कहते हैं, जिसके आधार पर किसी स्थान की समय की गणना की जाती है ना। किसी भी स्थान पर क्या समय हो रहा होगा, ये आधार रेखा बनती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक, जिसे आप प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हो। लेकिन दिन की गणना कैसे की जाए, है ना, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये कैसे की जाएगी। इसके लिए एक लाइन खोजी जाने लगी, और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए जो पानी से कम गुजरती हो, सॉरी जमीन से कम गुजरती हो और पानी से अधिकतम गुजरती है। क्यों ऐसा क्यों खोजा गया, मान लीजिए ये जमीन है, ठीक, और अगर जमीन से आइडियल गुजरे, इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरे, और कहा जाए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इसके अगल बगल होगा, तो कहानी क्या हो जाएगी। अगर ये जमीन से गुजर जाए तो मान लीजिए यहां पर 9 तारीख है तो यहां पर 10 तारीख होगा, यहां पर सैटरडे है तो यहां पर संडे होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचिए ईमानदारी से, एक ही देश में, एक ही देश में, एक ही घर में, जरा फनी वे में सोचिएगा, एक ही घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। पापा पूछ रहे हैं मम्मी से, पापा पूछ रहे हैं मम्मी से आज कौन सा दिन है। मम्मी कह रही है संडे है, 10 तारीख है। पापा कह रहे हैं पागल हो गई हो क्या, आज सैटरडे है, 9 तारीख है। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन वहां से जा रही है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, इसलिए एक ऐसी जगह खोजी जाने लगी कि जो अधिकतम पानी से होकर जाती हो, यानी वहां पर जमीन कम से कम हो, और वो मिला प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। अगर आप इस ग्लोब को देख रहे हो तो आप ये भाग देख रहे हो एकदम ब्लू ब्लू है, यहां लैंड मास, स्थल भाग की कमी है। मीनाक्षी जी आपका कमेंट दिखाई दे रहा है, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं, कोई चीज समझा रहा हूं, उस समय मैं आपके डाउट कैसे लूंगा। 2 ही काम कर पाऊंगा, सॉरी एक ही काम कर पाऊंगा, या तो यहां समझा लूं उसके बाद आपके डाउट को लूं। तो जब मैं समझा रहा हूंगा तो डाउट नहीं लूंगा, उसके बाद आप लिखिएगा, जब मैं पूछता हूं कोई डाउट तो आप लिख दीजिएगा ये डाउट, मैं जरूर डाउट लूंगा। लेकिन समझाने के क्रम में बीच बीच में मैं डाउट लूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, समझा नहीं पाऊंगा। क्लियर। तो देखिए आपको ब्लू एरिया दिख रहा है, ये ब्लू एरिया वाटर बॉडी है, पूरा का पूरा पानी पानी है। अगर हम विश्व के मानचित्र पर इसको देखने का प्रयास करें तो देखिए, आगे भी दिखाऊंगा, ऐसे बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको यहां से समझने में आसानी हो जाए और आप समझ जाओ कहानी कैसी है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाटर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि पूरा वाटर बॉडी है, ये पूरा का पूरा पानी का क्षेत्र है। लैंड मास कम, कुछ द्वीप होंगे रास्ते में, कुछ द्वीप होंगे। साफ नहीं दिख रहा है इस, क्या ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक बार बता दीजिए कमेंट करके। अरे नीतीश जी थोड़ा धैर्य रखिए, जहां 10 लिखा है 9 होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, वो समझाऊंगा, आप गलत हो वहां पे। थोड़ा सुनिए मुझे, आप लोग पहले ही एक कदम आगे मत बढ़िए, जहां 10 लिखे वहां 9 होना चाहिए, थोड़ा ठंड रखिए, मैं बताऊंगा।
उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हो, पता नहीं कहाँ से आप लोग। थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे समझाने दीजिए। आप कॉन्सेप्ट में अगर गलती दिखेगा तो हम उत्तर गलत निकालेंगे ना। कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है, अभी तो नहीं हूं। भाई अपनी, बच्चे कह रहे हैं क्वालिटी सही दिख रहा है, आप अपनी क्वालिटी अच्छा कीजिए। आपके मोबाइल में आपसे शायद क्वालिटी लो कर रखी होगी, इसलिए आपको सही नहीं दिख रहा है। बच्चे कह रहे हैं अच्छा साफ दिख रहा है। अब जरा देखिए, अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को ड्रॉ करें तो यहां से गुजरती है। अभी बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। तो यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, क्लियर। लेकिन यहां पर आ जाता है साइबेरिया का पार्ट, तो ऐसे इसे मोड़ दिया जाता है। ऐसे इसको थोड़ा सा मैप ऐसे बन गया है, तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, सीधे लिया गया है ना। ऐसे आप ऐसे मोड़ दिया जाता है। फिर इस देखो अपने आप में, तो ऐसे क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है ना, ऐसे मोड़ दिया गया। फिर ये सीधा किया गया है, फिर यहाँ पर मोड़ आ गया है, फिर ऐसे सीधा किया गया है, और फिर नीचे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब जरा देखिए ये मोड़ा क्यों गया होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहां बताया हूं वहां के कारण इसे मोड़ा गया होगा। हाँ, रोशनी लिख सकते हो, गति की जगह रोशनी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये अंतर ना आए इसलिए जहां जहां जमीन पड़ी है वहां वहां पर, ध्यान सुनिएगा, जहां जहां जमीन पड़ी है इंटरनेशनल डेट लाइन को, आईडीएल को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया। अब आप कहोगे यहीं से क्यों खींचा गया और यहीं से कैसे खींचा गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके नजदीक आता हूं, ये ग्लोब आपको दिखा रहा हूं। इस साइड में जो मैं कर रहा हूं, तो ये है जीरो की लाइन, ग्रीनविच लाइन, और इसके उल्ट पीछे जाएंगे तो ये होगी 180 की लाइन। ये कौन सी हो जाएगी, 180 की लाइन हो जाएगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जीरो से जब हम एक एक घंटे आगे बढ़ते जाएंगे तो जीरो पे अगर दोपहर का 12 बज रहा होगा तो 180 पर रात का 12 बज रहा होगा, होगा कि नहीं। जब जीरो पर दोपहर का 12 बज रहा होगा तो 180 पर रात का 12 बज रहा होगा। आप कहोगे कैसे, तो 180 में भाग दीजिएगा 15 का तो 12 आएगा। तो यानी जीरो और 180 में 12 घंटे का अंतर है। यहां से 12 से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर इसी पे 180 पे आएंगे 12, और रात के 12 बजकर जब अगला सेकंड होता है ना, 12 बज के 1 सेकंड, उसी समय डेट चेंज होता है, एग्जैक्ट उसी समय डेट चेंज हो जाता है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से 180 डिग्री देशांतर के साथ ही हमको ये खाली जगह मिल गया। नहीं तो यहां बड़ा गड़बड़ हो जाता अगर ये खाली जगह सौभाग्य से नहीं मिलता। तो सौभाग्य से जब हमने जीरो डिग्री लाइन को माना प्रधान यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन, तो हम वहां से चले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे करते करते 12 घंटे यहीं पर मिला, 180 पर मिलेगा, 180 पर, और वहीं पर प्रशांत महासागर मिल गया। बड़ी अच्छी बात निकल गई। लेकिन यहां क्या दिखा, साइबेरिया है, तो हमने इसको मोड़ दिया और इसे ही कह दिया कि भैया यही लाइन है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। बात समझ में आई कैसे इसे खोजा गया इंटरनेशनल डेट लाइन को। चलिए अब जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब जाएं पश्चिम जाएं तो क्या होगा और दिन बढ़ेगा कि घटेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं इसे ग्लोब से समझाने की प्रयास करता हूं। देखिए
फिर से एक बार मैं इस बात पे आता हूं कि इस साइड में यहां पर 0 डिग्री देशांतर यानी प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहां से यहां के बीच में यानी यहां से यहां के बीच में 12 घंटे का अंतर है, चाहे हम इधर से आए और चाहे इधर से जाएं, 12 घंटे का अंतर है। यानी अगर 0 पर दोपहर के 12 बजेंगे तो एग्जैक्ट उसी समय 180 यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पर रात के 12 बज रहे होंगे। अब जरा ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको ग्लोब में एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हो? अब जरा देखिए, ये कंडीशन दिख रहा है, ये पूरब है और इधर पश्चिम है। क्लियर? हमेशा ये आगे रहेगा। ये 0 डिग्री की लाइन है, ये हमेशा आगे रहेगा और ये हमेशा पीछे रहेगा। कैसे पीछे रहेगा जरा ध्यान दीजिए। अगर यहां पर दोपहर का 12 है तो यहां दोपहर का 1, दोपहर का 2, दोपहर का 3, दोपहर का 4, दोपहर का 5, भारत को देख लीजिए, यहां भारत दिखाई देगा, दोपहर का 5, दोपहर का 6, दोपहर का 7, दोपहर का 8, दोपहर का 9, दोपहर का 10, दोपहर का 11 और दोपहर का 11 सॉरी उल्टा बोल दिया, दोपहर का 12, दोपहर का 1, दोपहर का 2, दोपहर का 3, दोपहर का 4, शाम का 5, शाम का 6, शाम का 8, शाम का 9, शाम का 10, रात का 11, रात का 12। तो यहां पर क्या आएंगे? रात का 12। जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर से बढ़ रहे हैं तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये हमेशा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से एक दिन आगे होता है या समय में आगे होता है। क्यों? अब देखिए कैसे, ये ग्लोब आप ध्यान से देखिएगा, घूम रही है, आप सूर्य हो, आप समझिए आप ही सूर्य हो और आप ही रोशनी दे रहे हो सबको। तो यहां पर है ये ग्रीनविच लाइन, ये ग्रीनविच लाइन यहीं पर कहीं है ना, देखिए ये ग्रीनविच लाइन। तो आप देख रहे हो यहां दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहां क्या होगा? यहां दिन हो चुका है, यहां रात वाली कंडीशन में यहां रात होगा, यहां दिन चल रहा है। अब आप देखिए, तो मान लीजिए, अभी ध्यान सुनिएगा, पूरे ग्लोब पर एकदम ध्यान दीजिएगा, पूरे ग्लोब पर मान लीजिए 10 तारीख है, पूरे ग्लोब पर 10 तारीख है। क्लियर? यहां भी 10 तारीख है, यहां भी 10 तारीख है, यहां भी 10 तारीख, यहां सब जगह 10 तारीख है। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर ये पृथ्वी 10 तारीख है और यहां दोपहर का 12 बज रहा है, अब इसको ऐसे कर देता हूं तो आपको और आसानी समझ में आएगी। ठीक, तो यहां पर 12 बज रहा है, पूरे ग्लोब पर 10 तारीख है। जो भाग इस लाइन को पार करेगा वो अगले दिन में प्रवेश कर जाएगा, यानी 10 होगा तो 11 में, सैटरडे होगा तो संडे में प्रवेश करेगा। चलिए अब यहां ग्रीनविच लाइन से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, अब यहां से चलिए, आप देख रहे हो कौन आगे बढ़ रहा है? साइबेरिया निकल गया आगे, साइबेरिया आगे निकल रहा है। तो साइबेरिया में अगला दिन हो गया, साइबेरिया में अगला दिन हो गया, बाकी देश जगह पर 10 है। केवल साइबेरिया के पूर्वी भाग में, यानी जो ये वाला भाग दिख रहा है, यहाँ वाला भाग, यहाँ पर अगला दिन हो गया है। फिर और आगे बढ़े, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में अगला दिन हो गया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इधर आ गए, अगला दिन हो गया, यानी बाकी जगह पर 10 है। साइबेरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यहां पर 11 हो गया है। आगे बढ़े, भारत पार कर रहा है तो भारत में भी 11 हो गया है, बाकी सभी जगह पर 10 है। तो साइबेरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में 11 तारीख हो चुका है, बाकी सभी जगह पर 10 तारीख है। अफ्रीका पार कर रहा है, अफ्रीका में 11 तारीख हो चुका है। तो एशिया के साइबेरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्री में 11 तारीख हो गया, बाकी जगह पर 10 तारीख है। अब निकल रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका।
अब यहां पर देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन की स्थिति, ये देखिए, अब देखिए, अब आप सोचिए ये तो 11 हो गया और इधर वाला 10 में है, यानी जहां भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दिखेगा, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर दिखेगा, वो हमेशा एक दिन पीछे रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तुलना में, हमेशा एक दिन पीछे रहेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तुलना में। क्लियर? अब ये पार करेंगे तब अगले दिन में ये प्रवेश करेंगे। तो अगर इस बात को समझे, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। EEHERE, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये भाग जो होगा ना, यहां से जा रहा है, यहीं से जा रही है ग्रीनविच लाइन ऐसे ही, ये 0 की, तो ये हमेशा आगे रहेगा, आगे। और ये वाला भाग कहां रहेगा? पीछे। ये पूरा भाग दिन के मामले में पीछे रहेगा। जी हाँ, इसी वजह से इस में न्यू ईयर पहले मनाया जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? कौन आगे रहेगा कौन पीछे? एक बार कमेंट करके बताइए, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा? एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो हम आगे बढ़ें। क्लियर है? डेट चेंज हुआ, टाइम तो चेंज होता ही रहेगा भाई, गजब आदमी हो। जब टाइम नहीं चेंज होगा तो डेट कैसे चेंज होगा? आप बताओ, अगर यहां पर 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, 4 नहीं बजेगा तो दिन कैसे बदलेगा? दिन भी तो बदलेगा भाई, दिन, टाइम बदलेगा तभी तो दिन बदलेगा भाई। ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध। क्लियर? समझ में नहीं आया? अरे भगवान, काहे ना समझ में आया भाई। चलो एक उपाय और लगाते हैं। लो, हम जानते थे आप लोग आंख बंद करके देखते। देखिए ये 0 है, ये 0 है, प्राइम मेरिडियन है। ये वाला भाग कहाँ होगा? क्योंकि टाइम की गणना इसी से की जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये 15 डिग्री की लाइन है, 1 बजेगा। ये 30 डिग्री की लाइन है, 2 बजेगा। ये 45 डिग्री की लाइन है, 3 बजेगा। ये 60 डिग्री की लाइन है, 4 बजेगा। यहाँ 5 बजेगा, 90 पर 6 बजेगा। यहाँ 7 बजेगा, 120 पर 8 बजेगा। यहाँ 9 बजेगा, 150 पर 10 बजेगा। यहाँ पर 11 बजेगा और यहाँ पर 12 बज जाएगा। तो 180 पर क्या हो जाएगा? दोपहर का 12। तो जो देश यहाँ होगा वो इस जगह के देश से 12 घंटा पीछे हो जाएगा। यहां वाला जगह इस वाली जगह से 12 घंटा पीछे होगा, है ना, क्योंकि सूर्य यहां चमक रहा है ऐसे। जब ये वाला भाग यहां पहुंचेगा तभी तो यहां पर दिन होगा। अभी तो सूर्य मान लीजिए यहां पर है, इस जगह पे सूर्य है, ऐसे सूर्य है, इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है तो यहां पर दिन है। अब ये पृथ्वी घूमेगी, ये वाला भाग यहां पहुंचेगा तो यहां रोशनी पड़ेगी। बात क्लियर? तो यहां पूरब वाले जितने भी भाग हैं, आपसे बताया था ना, ये 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा। ठीक? और यहां दोपहर है, दोपहर का, तो पीछे इधर आ जाइए। तो अगर ये दोपहर है तो 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा, 7 बजेगा, 6 बजेगा, 5 बजेगा, 4 बजेगा, 3 बजेगा, 2 बजेगा, 1 बजेगा, रात के 12 बजेंगे इधर भी। ध्यान समझिएगा। तो ये हमेशा क्या होगा? आगे रहेगा, ये वाला भाग आगे रहेगा। ये भाग, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है ना, तो जब पश्चिम से पूरब घूमेगी तो हमेशा जो पूरब वाला भाग है
वो सूरज के सामने पहले आ जाएगा। जैसे मेरा ये मुंह है ना, आप मुझे देख पा रहे हो, तो यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं। ऐसे घूमा तो यहाँ कुछ टाइम हुआ, ऐसे घूमा तो यहाँ, अब ये वाला टाइम अगले दिन में प्रवेश करेगा जब यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे घूमा तो ये वाला भाग दिख रहा है, ये आपके सामने है, तो यहाँ दोपहर का 12 बज गया और इस वाले भाग में अगला दिन हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बार नहीं, मैं 10 बार समझा दूंगा, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो ना, ध्यान से देखिए, ये ग्लोब है ना। इसका मतलब आप लोग टाइम निकालने वाले चीज को कॉन्सेप्ट से नहीं समझे हो, आप बस सोचे हो ऐसे होता ऐसे होता, काट दिया जाए, ऐसे आ गया। अरे भाई, उस कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा था, वो भी समझना है आपको। फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग इसको क्लर्कियल एग्जाम मत बनाइए। जब मैं पहली क्लास लिया था तभी कहा था अधिकारी की नज़र से सिलेबस को देखना है, क्लर्क की नज़र से नहीं देखना है। आप आपदा प्रबंधन पढ़ोगे, आपदा में आपको डिसीजन लेना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भाग है आपके सामने, ये ऐसे कर दिया मैं, है ना। अब ये जो भाग है, यहां सूर्य है ना, यहां सूर्य है। ठीक, अब आप सोचिए, और तिरछा कर दिया मैं, यहां कर दिया सूर्य, सूर्य यहां पर है, ऐसे है, सूर्य इस जगह पे है, तो जो सूर्य के सामने आएगा वहां पर दोपहर बजेगा। तो अब देखिए, ये वाला भाग सूरज के सामने आ रहा है, यहां दोपहर हो जाएगा। यही वाला भाग आगे बढ़ा तो शाम के 5 बज जाएगा, यही वाला भाग और आगे बढ़ा तो रात के 10 बज जाएगा। यही वाला भाग यहाँ आया, इस लाइन पर आया तो एग्जैक्ट रात के 12 बज गए। और यही वाला भाग यहाँ से इधर आया तो अगला दिन हो गया, क्योंकि 12:01 रात का जैसे ही होता है आपके घड़ी में डेट चेंज हो जाता है। 12:01 जैसे हुआ आपकी घड़ी में डेट चेंज हुआ, तो जैसे ही कोई जगह इस लाइन को क्रॉस किया वैसे ही वहां डेट चेंज हो गया। तो आप सोचिए, बाकी जगह तो नहीं क्रॉस की, तो जो क्रॉस करेगा वहीं डेट चेंज होगा। अब जरा देखिए, साइबेरिया को लेकर समझाता हूं, आप और नजदीक से देखिए। आपको साइबेरिया दिख रहा है, यहां पर साइबेरिया दिख रहा है, स्पष्ट रूप से साइबेरिया दिख रहा होगा। यस, इधर नहीं, ये इधर साइबेरिया दिख रहा है। ये साइबेरिया की इस पॉइंट पे उंगली रखा हूं। इधर वाला जो भाग है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिख रहा है। अब ये वाली जगह, एग्जैक्ट ये वाली जगह जा रही है इस लाइन की, इधर इस पे आई, तो जैसे ही ये जगह यहां पर आई, इसके ऊपर तुरंत बज गया रात के 12, और जैसे ही ये लाइन क्रॉस की तो इस जगह पर बज गया, इस जगह पर अगला दिन हो गया 12:10, यानी दिन बदल गया। अगर यहां सोमवार था तो यहां मंगलवार हो जाएगा, यहां 9 तारीख था तो यहां 10 तारीख हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अब एक लास्ट चांस समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। ये आप जगह देख रहे हो, पूरे ग्लोब पर 10 तारीख है, पूरे ग्लोब पर 10 तारीख है। ठीक, और ये जगह जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहां पर ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो यहां दोपहर का 1, यहां दोपहर का 2, दोपहर का 3, दोपहर का 4, शाम का 5, शाम का 6, शाम का 8, शाम का 9, शाम का 10, शाम का 11, शाम मतलब रात, शाम मतलब रात का 11, रात का 12, एकदम साइबेरिया के ऊपर रात का 12 बज रहा है, एकदम इसी लाइन के ऊपर है वो। अगला सेकंड 12 बज के अगला सेकंड जैसे होगा, साइबेरिया का छोटा सा भाग कमचटका प्रायद्वीप की ओर चले जाएंगे तो वो इस लाइन की इधर आ जाएगा, तो उस जगह पर तो बच जाएगा अगला दिन, उस बजे 12:01, 2 सेकंड जो भी हो जाएगा वहां अगला दिन हो जाएगा। लेकिन बाकी जगह पर 10 तारीख ही है, उस जगह पर एग्जैक्ट 11 तारीख हुआ।
अब जैसे जैसे ये वाले भाग इधर आएंगे तो ये, अब देखिए इतने भाग में अभी 10 ही है, जैसे ये भाग इधर आया यहां 11 हो गए, लेकिन सारी जगह पर 10 है। ये वाला भाग इधर आया यहां भी 11 हो गए, बाकी सारी जगह पर 10 है। ये वाला भाग इधर आया यहां भी 11 हो गए, बाकी इधर 10 है। ये वाला भाग यहां पर आया तो इधर सारे में 10 हो गया, ये वाले भाग में सॉरी यहां सारे 11 हो गया, यहां वाले भाग में अभी 10 है। ये जब इधर आ जाएगा तो यहां भी 11 हो जाएगा। क्लियर? तो ये कहानी है। अब समझ में आ गया सबको? अब समझ में आ गया सबको? यानी पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हमेशा आगे रहेगा और ये वाला पार्ट हमेशा पीछे रहेगा दिन के मामले में। चलिए हम आ जाते हैं इस चित्र पे। ये चित्र आपको दिख रहा है? अगर ये चित्र आपको दिख रहा है, दिख तो रहा ही होगा, साफ सुथरा चित्र है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों मोड़ा गया है भाई? क्योंकि बीच बीच में कई आइलैंड आ गए हैं, कई द्वीप आ गए हैं। थियरी लिखा जाता है कहीं, मतलब जितनी बात बोलूंगा वो बोर्ड पर लिखूंगा क्या मैं, आप बताओ? मोहम्मद फरमान, जो बात मैं बोलूंगा सारा बोर्ड पर लिखूंगा, क्या उसे आपको रटना है? समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई और मेरी बहनों, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां रटने की जरूरत नहीं है ना, कि इसको रट लेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा, थियरी लिखने से काम नहीं चलेगा। ये सिविल सर्विसेज है, ये आपके दिमाग में जो रहेगा वही मुख्य परीक्षा में कॉपी में आएगा, आपके दिमाग में जो रहेगा वही प्रारंभिक परीक्षा की कॉपी में आएगा। सब लिख के रट नहीं सकते, बहुत बड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, और लेंथी सिलेबस। अब जिसको नहीं आया होगा दोबारा वीडियो देख लेगा। कितनी बार की बात समझाऊंगा भाई? क्यों नहीं समझ में आया? अब आप सोचिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मेरे ऊपर दिन के 12 बज रहे हैं, पीछे रात के 12 हैं। क्लियर? एकदम पीछे पर रात का 12 है। अब आप सोचिए, हमारे पूरे ऊपर 10 बज रहा है, सॉरी 10 तारीख है, हमारे पूरे शरीर पर 10 तारीख है। लेकिन अगर मेरी नाक मेरे पीछे के इधर हो जाए तो वहां 11 तारीख हो जाएगा। मैं घूम गया तो मेरी नाक पर 11 तारीख हो गया, लेकिन बाकी शरीर पर 10 तारीख है। इधर हुए तो नाक भी 11 में हो गया और ये वाला कान भी 11 में हो गया, बाकी शरीर पर 10 है। इधर हो गए तो ये वाला कान भी 11 में हो गया, नाक का इधर वाला भाग 11 में हो गया, लेकिन नाक का इधर वाला भाग अभी 10 में है। ये हो रहा है भाई, सूरज के हिसाब से चलेगा ना। अब कितनी तरीके समझाऊं, खुद ही नाच गया, चिकनी चमेली बना दिए आप लोग मुझे। आप लोग मुझे चिकनी चमेली बना दिए क्लास में। इतना मैं किसी क्लास में आज तक इसको नहीं समझाया था, खुद ही घूम रहा हूं। बताओ हे भगवान, मेरे कैसे भाई बहन हैं, बड़े भाई को चिकनी चमेली बना दे रहे हैं। चलो भाई, चलो आगे आते हैं, मजाक की बात खत्म, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन है और इंटरनेशनल डेट लाइन जगह जगह पर मोड़ दी गई है। क्यों मोड़ दी गई होगी? क्यों इसलिए मोड़ दी गई होगी, अगर जमीन पर पड़ गया इंटरनेशनल डेट लाइन तो यहां 9 और यहां 10 हो जाएगा, यहां 9 यहां 10 हो जाएगा। मम्मी कहेगी 10 तारीख है, पापा कहेंगे 9 तारीख है। बच्चा बैठ के तमाशा देखेगा, मम्मी पापा दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों महामूर्ख हैं क्या, कैसे खानदान में पैदा हो गया मैं, इनको इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं पता है। तो इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ दिया गया, जहां जहां जमीन है मोड़ दिया गया। अब जरा ध्यान से जो प्रश्न एग्जाम में आएगा समझिएगा, और खासकर जो बच्चा कहा था 9-10 लिख दिया हूं वो समझेगा।
देखिए हमने लिखा ये, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से ठीक, यानी कि यहां मैं लिखूं एशिया, यहां लिखूं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये लिख देता हूं पूरा किस में आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जरा ध्यान से देखो, समझो आप इसको। अगर हम ईस्ट से वेस्ट जाए, कहां जा रहे हैं ये, ईस्ट, इधर कहां है ईस्ट, और इधर कहां है वेस्ट। क्या ये सही लिखा हूं, बोलना जरा जल्दी से, बताइए, बोलना मतलब बताइए, क्या ये मैं सही लिखा हूं, बोलिए, क्या ये वर्ड सही लिखा हूं, ईस्ट और वेस्ट क्या सही लिखा हूं। क्या मैं ये सही लिखा हूं, ये दोनों वर्ड, बताइए आप लोग एक बार। नहीं, नहीं, वेरी गुड, यही बात तो मुझे सीखनी थी, सिखानी थी, शाबाश मेरे शेरों, दिल खुश कर दिया। ये समझ गया। देखिए जब हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब हम ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं, हमने कहा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, मैंने ये नहीं कहा कि ये इस पूरब दिशा में है, मैंने कहा ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये नहीं कहा पूरब दिशा में है या पश्चिम दिशा में है, मैंने बोला ये गोलार्ध है। कैसे गोलार्ध बनाया गया कि भाई ये 0 की लाइन, ये 180 की लाइन, इधर पूर्वी इधर पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर। अब जरा देखो आप, एक बच्चा है, इसका नाम ले लू इसमें मैं, अनुराग, अनुराग यादव जी। तो अनुराग भैया हमारे इस पे खड़े हो गए, सर मुझे खड़ा कीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन पर। मैं कहा अनुराग भाई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ही खड़े हो जाओ। और अनुराग जी इस जगह पर खड़े हैं, तो अनुराग जी के इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, और अनुराग जी के इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना। जहां हम खड़े होते हैं वहां से मेरे पूरब क्या है, वहां से मेरे पश्चिम क्या है, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब कौन है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम कौन है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। अब अगर हम वेस्ट से ईस्ट आते हैं, क्लियर, जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन पर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि हम पूरब जा रहे हैं, यानी हम पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं, और पश्चिमी गोलार्ध हमेशा एक दिन पीछे रहेगा, किससे, पूर्वी गोलार्ध से। आपको याद होगा यहां पर अभी मैं बताया हूं, कहां गए भाई तुम, देखिए ये वाला, ये क्या लिखा है, ये आगे होगा और ये पीछे होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, पीछे होगा एक दिन। क्लियर। तो देखिए, यानी अगर यहां 10 तारीख है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 9 तारीख। अगर यहां पर 11 तारीख है तो यहां मिलेगा 10 तारीख, यानी ये, यदि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करें तो, अब ध्यान से देखिए, यदि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को आईडीएल को क्रॉस करें और वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो -1 डे होगा, -1 डे।
अगर आपसे पूछा जाए कि कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करती है, कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करती है और पूरब से पश्चिम जाती है, तो दिन में क्या अंतर आएगा? एक दिन घट जाएगा। क्या होगा? -1 डे। अगर तो यहां लिख दिया जाए संडे, तो यहां सैटरडे। अगर कोई जहाज या कोई व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट में आता है और इंटरनेशनल डेट लाइन पार करता है, तो +1 डे होगा। यानी यहां है आईडीएल, IDL, है ना, और वो क्या कर रहा है? इधर से इधर आ रहा है। ठीक, तो यहां क्या है? ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है। तो क्या करोगे? +1 डे, एक दिन जुड़ जाएगा। क्यों जुड़, कैसे हो जाएगा? तो यहां 9 है, तो यहां क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ये बात गांठ बांध लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आईडीएल में आइडियल को क्रॉस किया जाए और वेस्ट टू ईस्ट, तो -1 डे। ठीक, और अगर आइडियल को क्रॉस किया जाए, आइडियल को क्रॉस किया जाए ईस्ट टू वेस्ट आया जाए, तो +1 डे, एक दिन जुड़ जाए। क्लियर? हेमिस्फीयर वाली बात दोबारा समझा दीजिए। ए भाई, मैंने क्या बताया? ये हमेशा आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? सूर्य भगवान, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, तो जो सूरज के पहले सामने पहले आ जाएगा वहाँ दिन पहले होगा, जो बाद में आएगा वहाँ दिन बाद में होगा। तो ये वाला भाग पहले सूरज के सामने आता है, ये वाला भाग बाद में सूरज के सामने आता है। ये पहले अंधेरे में चला जाता है, ये बाद में अंधेरे में जाता है। तो इस वाले भाग में पहले दिन भी होगा और पहले रात भी होगी। यानी ये वाला भाग यहां से आगे होगा, बाद में दिन होगा और बाद में रात होगी। क्लियर? अब 0 डिग्री के इधर जो है, ये है 0 डिग्री के इधर, ये है पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री के पश्चिम में है, ये है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसी चित्र को मैं बना दिया हूं अलग तरीके से। देखो, मैं इधर कर दिया हूं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर कर दिया हूं एशिया। क्लियर? क्लियर? तो अब आप समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं क्या कर दिया हूं? बस कुछ नहीं किया हूं, मैं ग्लोब को ना, आप देखिए ऐसे ही ग्लोब है जैसे है वैसे ही मैं ये वाला चित्र बनाया हूं। ये वाला जो चित्र है ना, ये चित्र यहां पर जो किया गया है 180 डिग्री को काटा गया है, 180 डिग्री को काट कर इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया है। और ये वाला चित्र ग्लोब पर है, ये देखिए, ये है, ये ऐसे आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो ये घूम रही है, तो जो भाग आपके सामने आ रहा है पहले, वहां दिन हो गया, वो आगे हो गया, जो बाद में आएगा वो बाद में
दिन होगा, बाद में होगा। तो वेस्टर्न बाद में आता है, ईस्टर्न पहले चला आता है। नहीं, 0 डिग्री पर कैसे आइडियल है, पागला गए हो का? 180 डिग्री का अंतर नहीं है भाई, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री तो ये है, 0 डिग्री ये है और आइडियल ये है। 180 डिग्री का अंतर है दोनों ओर से, 0 डिग्री और आइडियल में। एक ही कैसे हो जाएगा? फिर तो दिन ही नहीं चेंज होगा ना भाई। जी हाँ, ईस्ट से वेस्ट क्या लिखे हो? अगर ईस्ट से वेस्ट माइनस होगा, ये क्या लिख रहे हो अनुराग जी? 9 क्रॉस करेंगे तो प्लस, अगर ईस्ट से वेस्ट जाए, अरे भाई कहाँ बता कुछ रहा हूँ, सुन कुछ रहे हो, क्या लिख रहा हूं मैं? फिर से लिखता हूं मैं इसको। गलत सलत आप लोग समझते हो, पता नहीं अपनी ओर से पता नहीं कहाँ कहाँ से उल्टा पुल्टा समझ लेते हो, उल्टा पुल्टा कहाँ से पढ़ लिए आप लोग। IDL। अब हम पहले लिखेंगे पूरब से पश्चिम या पश्चिम, कोई भी लिखते चलो। अब यहां लिख देता हूं ईस्टर्न, EERL, ठीक। यहां लिख देता हूं वेस्टर्न, ठीक। यानी यहां नॉर्थ अमेरिका है और यहां साउथ अमेरिका, ये पूरा प्रशांत महासागर है। यहाँ एशिया है, अफ्रीका है, अफ्रीका का थोड़ा सा भाग वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है ना। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, ये ईस्ट है। यहां पर अगर अनुराग भैया खड़े हो गए तो अनुराग जी यहां पर आप हो और आप इधर जा रहे हो, तो आप इधर से, ये ईस्ट है ना, नियम कैसे कहता है, ये इधर, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। आप यहां हो तो इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, तो ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। यानी आपसे, आप जहां खड़े हो उससे ईस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिम में है, आप जहां खड़े हो उससे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूरब में है। हमेशा ये एक दिन पीछे, ये कहां रहेगा, पीछे रहेगा, ये कहां रहेगा, आगे रहेगा, ठीक। अब हमने क्या कहा भैया, हम क्रॉस कर रहे हैं इधर से इधर, यानी हम कहा जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहे हैं। क्योंकि ये आगे है तो यहां 10 तारीख है, यहां संडे है। क्योंकि देखिए यहां संडे है तो यहां क्या होगा, 9 तारीख, यहां पर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। आपने क्या देखा यहां, अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा कर रहे हैं और यहां का दिन पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब की यात्रा करता है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो यदि पूरब में 10 तारीख है, सॉरी, अगर पश्चिम में पार कर रहा ना, इधर से इधर जा रहा ना, अगर पश्चिम में 10 तारीख है तो पूरब में क्या होगा, वही दिन रहेगा, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, तो क्या लिखोगे, -1 डे। ये निकालने के लिए एक दिन घटाना पड़ेगा ना भाई, यहां से यहां जाओगे तो, क्योंकि ये पीछे है, पूछे नहीं पीछे है, पीछे है ये। क्लियर? अगला स्टेप,
साउथ अमेरिका ना ये है। देखिए अगला स्टेप देखिए, अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है और आता है इधर, यानी ईस्ट से वेस्ट, एरो लगा दिया हूं, इधर आ रहा है, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर को उड़ा रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहा है। ये हमेशा आगे रहता है, ये हमेशा पीछे रहता है। तो क्या करना पड़ेगा, +1 डे, एक दिन जोड़ना पड़ेगा। यानी कि यदि यहां 9 है तो यहां 10 होगा, यहां सैटरडे है तो यहां संडे होगा। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अर्पित, चंदन, दीपक, शिखा, समझ में आ गया सबको? विकास जी क्या प्रश्न है आपका? सब कुछ समझ में आ गया था? क्या लिखा, क्या लिखा भाई? हेमिस्फीयर ने सारी बात गड़बड़ नहीं कराई, अभी तक आप लोगों ने गलत देखा था, है ना? अभी तक आप लोगों ने गलत सोचा था। ये हाँ इसीलिए लिखा हूं एशिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर आपको वेस्ट में गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना भाई? हम जहां खड़े होंगे, अगर हम यहां खड़े हो जाएं तो ये हमारी पूरब हो गया, अगर हम यहां खड़े हो जाएं तो अभी ध्यान से समझिएगा, ये मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। जैसे देखिए मानिए मेरे पास सामने ऐसे ग्लोब है, कोई कोई चीज है, अभी मेरे ग्लोब मेरे एकदम सामने है, मैं इधर हो गया तो ग्लोब मेरे पश्चिम में हो गया, मैं इधर हो गया ग्लोब मेरे बीच में है, मैं इधर हो गया ग्लोब मेरे पूरब में हो गया। तो आपके सिचुएशन के आधार पर कोई स्थान चेंज हो गया। गजब पगला है, कह रहा है ईस्ट के साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों नहीं है? अरे भाई आपने जगह चेंज कर दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्ट के साइड में ही है। अभी देखिए, अभी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, सॉरी ये मान लीजिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा ग्लोब पूरा ही ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अभी आपके कहां है? ईस्ट में है। अब आपने अपनी जगह चेंज करके यहां कर ली, तो अभी यही ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहां पर है? आपके पश्चिम में हो गया ये। तो यहां अनुराग जी खड़े हुए थे, पहले अनुराग जी यहां खड़े थे, अब अनुराग जी यहां खड़े हो गए, कह रहे मैं तो इधर जाऊंगा। क्यों नहीं? कहां है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही है, आपने अपनी जगह चेंज की ना भाई, अभी यहां पर है। आप कह रहे हो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार किया जाए, आप नहीं पार करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं पार किया जाए, तो आप अपनी जगह के अनुराग जी यहां से चलते 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 कह रहे हम पार करेंगे, हम जाएंगे महिला मित्र से मिलने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अमेरिका में गोरी मैम से मिलने जाएंगे, तो ये पार कर रहे हैं। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो ईस्ट में ही है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो वेस्ट में ही है, लेकिन आप इस जगह से, इनके लोकेशन से ये ईस्ट हो जाएगा, इनके लोकेशन से ये वेस्ट हो जाएगा। अब समझ में आया? और ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सबको? अरे विकास भाई, हाँ एनसीईआरटी अभी ये खत्म हो जाता ना, फिर एनसीईआरटी पे चर्चा करेंगे। अगर जैसे ये खत्म होगा
तो हम एनसीईआरटी पर चर्चा करेंगे। अभी एनसीईआरटी पर नोट्स बनाना बता दिया, कैसे बनाना है आपको, कम कम बातें लिखनी है, जितनी जरूरी है उतनी ही लिखनी है। चलो रोली, चलिए अब हम एक और मुद्दे को डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। अच्छा जरा देखिए, यहां पर एक जगह है किरिबाती, ये जो पूरा एरिया ना, किरिबाती कई आइलैंड ग्रुप का एक देश है किरिबाती। तो यहां पर है ये पूरा किरिबाती है, ये ना यहाँ पूरा किरिबाती है, किरिबाती। तो 1979 में किरिबाती, कब, 1979 में किरिबाती अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम था तो इंटरनेशनल, ये पूरा ऐसे, ये इंटरनेशनल डेट लाइन इसी के ऊपर से होकर जाता था। किरिबाती बेचारा परेशान हो जाता था, कहा भैया ये क्या है, लेकिन गुलाम था तो कुछ कह नहीं सकता। तो ये आजादी मिल गई 1979 में किरिबाती को, और जैसे ही आजादी मिली उसको समस्या दिखने लगी, कहीं दिन मतलब कहीं अगला दिन, कहीं दूसरा दिन, अगला दिन दूसरा दिन, तो टेंशन आ गया। ब्रिटेन के लिए कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि गुलाम बना के रखा था, पूरे विश्व पे उसका राज चलता था। किरिबाती जब आजाद हुआ 1979 में तो उसको समस्या फेस करना पड़ा। फिर कहा भाई हम इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में जाएंगे, और 1995 में किरिबाती इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में शिफ्ट होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में शिफ्ट होता है। इसलिए ये लाइन क्या हो गया, मोड़ दिया गया कि किरिबाती इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में आ गया, यानी पूर्वी गोलार्ध में। और इस तरह से किरिबाती ऐसा देश है कि सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है, अगले दिन का सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है। किरिबाती में होता है। उसी तरह से एक देश है समोआ, या दिख रहा है ये समोआ, दिख रहा है सबको समोआ। आजादी के बाद ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गया। हाँ, आजादी के बाद नहीं आया, आजादी 1979 में आजादी मिली, 1995 में वो आया है ना, 1995 में, क्लियर। उसके बाद यहां एक देश दिख रहा है समोआ आपको, समोआ ने भी डिसीजन लिया 2011 में, भाई मुझे भी इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में जाना है। तो 2011 में समोआ भी इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में आ गया, क्लियर। तो ये दोनों देश पहले इनके ऊपर से इंटरनेशनल डेट लाइन जाया करती थी, अब दोनों पश्चिम में आ गए, यानी पूर्वी गोलार्ध में आ गए और ये इधर पश्चिमी गोलार्ध है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, शानदार, यहां है हवाई आइलैंड, ये है हवाई आइलैंड, ये है किरिबाती, ये है समोआ। अब देखिए यहां से एक देशांतर रेखा खींची जाए, लॉन्गिट्यूड लाइन खींची जाए, तो वो किरिबाती से होकर जाता है। ज्यादा वो कर दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, ये किरिबाती लिखा है, ऐसे दूसरा चित्र भी लगाया हूं, ठीक। तो हवाई वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, देशांतर रेखा है, वही किरिबाती से होकर जाती है। इसका मतलब किरिबाती और हवाई आइलैंड जो कि यूएसए का है, दोनों का एक ही समय होना चाहिए, अलग अलग समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि देशांतर रेखा के आधार पर ही किसी जगह का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन किरिबाती हवाई से एक दिन आगे है, एक दिन आगे है। कैसे, आप देखो, यहां देखो जरा ध्यान से, जल्दी देखो, ये है स्थिति, इसी पर दोनों हैं। लेकिन कहा, किरिबाती ने कहा ना, मैं इस पे नहीं रहूंगा, मुझे बहुत दिक्कत होती है, पापा पापा मुझे दूसरी ओर करो। ये कहा ठीक है, इस लाइन को ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया गया। अब किरिबाती पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में आ गया, और ये क्या कहते हैं, हवाई आइलैंड जो कि यूएसए का है, वो पश्चिमी में ही रह गया। तो यहाँ क्या हो गया, अगला दिन, लेकिन यहाँ अगला दिन नहीं होगा। इसलिए दोनों लगभग एक देशांतर पर हैं,
किरीबाती और हवाई, लेकिन दोनों के बीच में एक दिन का अंतर है। अच्छा, सब कंट्री वेस्ट में ही क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक दिन गायब हो जाता उनकी जिंदगी से, इनके कैलेंडर में एक दिन गायब हो गया, यानी एक ऐसा बच्चा जो 365 से 1/4 दिन का में 1 साल का होगा, वो अपने कैलेंडर से ही एक दिन गायब कर दिए। और अगर पश्चिम में जाएंगे, पूरब में जाएंगे, तो अपने कैलेंडर में एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, 366 से 1/4 होगा वो। तो उन्होंने अच्छा समझा एक दिन गायब कर देना। प्रवेश कह रहे हैं मुझे नींद आने लगती है, इसका मतलब यह है कि आप सिविल सर्विसेज को हल्के में ले रहे हो। जब आप पढ़ने के मूड में आओ, जब आप पढ़ाई के मूड में आओ ना, तो इस आधार पर क्लास में आना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। इस आधार पे नहीं आना चाहिए कि मुझे आनंद आएगा, अकबर बाबर लड़ाई करेंगे, इनके पेट में घोप दिया छुरा, ये हो गया वो हो गया, रानी ये हैं और राजा वो हैं, ये मोदी संविधान, ये ऐसे ना केवल होगा। यहां उन सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना होगा जो आपकी रुचि के सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आप क्लास में आइए तो आप ये सोचिए मुझे नया कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप इंटरेस्ट बना के आओगे, यार ये मुझे चीज आज नई मिल गई सीखने को, ये तो मैं नहीं जानता था, तब क्लास करने में मजा आएगा। अब आप ये सोचोगे अरे मम्मी पापा कह दिए एसडीएम बनना है, जाओ बनो, तो नींदें आएगा, हमको भी आएगा और आपको भी आएगा। मुझे तो दिमाग में ये रहता मुझे ये चीज सिखाना है आपको। ठीक, बता दिया ब्रजेश यादव जी, इस टाइम में ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों नहीं होगा। कितनी बार एक ही बात को बताऊं, नीरज सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। अब सिर्फ कमेंट देखूं कि पढ़ाऊं भी, जवाब भी दूं, अब बताओ। नींद आने लगती है, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य को लेके सीरियस नहीं हो। आप एसडीएम की सीट नहीं दिख रही है, एसडीएम का पावर नहीं दिख रहा है, आप किसी दबाव में हो, आप ऊर्जा से नहीं भरे हो, आलस्य से भरे हो, तभी ऐसा हो सकता है। जब आपको, आप सोचिए कि मेरे अंदर एक ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए मैं किसी महिला मित्र, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो शरीर पर मिट्टी विट्टी पोत के जाऊंगा कि नहा धो के एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, राजा बाबू बन के, चश्मा लगा के, घड़ी लगा के, जूता मोजा पहन के जाऊंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिले तो कहे वाह क्या राजकुमार आ रहा है? अब आप क्या सोचते हो, भूगोल आ गया है, देख लेते हैं क्या है ये, ऐसे थोड़ी होता तैयारी राजा बाबू। दीपक यादव जी मुझे इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे कोई ये मत बताए क्या करें आप लोगों के कमेंट का उत्तर दे रहा हूं, बस मैं नहीं दूंगा तो भी आप मुझे गाली दोगे, इतना समझा चुका, कहीं कमेंट नहीं ले रहा था मैं। चलिए, तो जब आप लोग अपने टीचर को आदेश देते हो ना, तो ये समझ में आता है कि आपके अंदर सिविल सर्विसेज की समझ कितनी है। आदेश हमेशा अपने नीचे वाले को दिया जाता है, आपसे कम उम्र का हो, हमेशा बड़े से रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये आज का टॉपिक था जो हुआ है समाप्त। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक आधार तैयार करता है आपका। इसलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है मंडे से हम लोग आपकी डिमांड पर, चूंकि आप लोगों ने डिमांड किया है, लगातार यूट्यूब की क्लास हो रही तब, और यहाँ जो क्लास हो रही है तब, लगातार एनसीईआरटी की डिमांड आई है, और इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि एनसीईआरटी हम कवर कराएंगे। और एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी में कई चैप्टर सेम है। मतलब आप देखोगे नदी 9वीं में भी है, नदी 11वीं में भी है,
पर्वत पहाड़ 9वीं में भी है, पर्वत पहाड़ 11वीं में भी है। तो दोनों एनसीईआरटी को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम दोनों एनसीईआरटी को एक साथ, यानी सभी नदियां, यानी सभी ड्रेनेज पैटर्न और सिस्टम, यानी अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप एक साथ, चाहे वो 6 में दिया हो, 7 में दिया हो, 8 में दिया हो, 9 में दिया हो, 10 में दिया हो, 11 में दिया हो। ठीक। और इससे फायदा क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ने से फायदा क्या होगा? एनसीईआरटी आपका एक बेस तैयार करती है, एक आधार तैयार करती है, शब्द चयन बताती है, शब्दों को यूज करना बताती है। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और इवन सिविल सर्विसेज में तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न भी आ जाते हैं, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और आप लोगों में बहुत अधिक बच्चों की लगातार डिमांड रही है, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज इतने बच्चों के आ गए कि पहले एनसीईआरटी पढ़ाइए, एनसीईआरटी पढ़ाइए। तो मैं अंकित सर से बात किया, और चूंकि अंकित सर ने कह भी दिया था, तो आप लोगों के डिमांड के आधार पर, आप लोगों के कहने के आधार पर पहले हम कुछ एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, ताकि आपका फाउंडेशन तैयार हो जाए। और जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो उस पर हम बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बहुत नोट्स नहीं बनाना है, एनसीईआरटी को समझना है ना, ध्यान समझना। हम वो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कुछ पॉइंट आप अलग से लिख सकते हो अपने लिए। जो भी शब्द विकास जी नहीं समझ में आते, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप से जाकर पर्सनल भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो भी शब्द नहीं समझ, जैसे मैं बोल दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे, सर इसका हिंदी या इसकी इंग्लिश क्या होती है बता दीजिए, या इसकी परिभाषा क्या होती है, या वो शब्द जैसे मैंने बोल दिया अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, आगे आएगा, वो नहीं समझ में आया, तो आप मुझे, टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बना है। सभी भाई और बहनों से मेरा ये कहना है कि अगर कहीं दिक्कत आ रही है, शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पर्सनल भी आप मुझसे, वहां से आप जाके पर्सनल भी आप मुझसे मैसेज कीजिए, और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा ही दूंगा मैं। कमलेश जी, आपका क्या प्रश्न था? मेरी टेलीग्राम नहीं, ग्रुप का ही है। आरडब्ल्यूए के टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो गए, जो बच्चे भी एडमिशन लिए इस बैच में, आरडब्ल्यूए का जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो प्रतिज्ञा बैच का टेलीग्राम ग्रुप है, प्रतिज्ञा बैच 2.0 का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए। और नहीं हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप ऐड हो जाइए उसमें। मेरा अपना नहीं है अंजलि जी, वो आरडब्ल्यूए का ही है, प्रतिज्ञा बैच 2.0 के नाम से है। और आप ऐसे नहीं ऐड हो पाओगे, आपको हेल्पलाइन नंबर पे अगर नहीं हुए हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और कहिए कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करवाइए। नहीं, कामिनी जी, रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही मैसेज होगा। पूरे दिन आप उसमें मैसेज नहीं कर पाओगे, केवल रात 8 से रात 10 के बीच में 2 घंटा ये ग्रुप ओपन होगा। इसी 2 घंटे में आप क्वेश्चन पूछ लोगे और टीचर आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, सैटरडे छुट्टी रहता है रिवीजन के लिए, सैटरडे संडे आप रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। आप देखिए, मैं सारा लिखा हूं, देखिए सब लिखा हूं, इंग्लिश में लिखा ही हूं, जहां जरूरत है मेरे भाई मैं सब लिखा हूं ना। देखिए यहाँ, ये यहाँ भी पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों लिख, मतलब नोट्स में दोनों प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। देखिए हिंदी इंग्लिश लिखा तो हूँ, आगे पीछे सब लिखा हूँ। बताओ भाई, शिवानी ठाकुर जी बताइए, क्या पूछ रहे हो आप?
आप लड़की हो, कोई बात नहीं, आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। बाय तबस्सुम। मैप बनाना धीरे धीरे सीख जाओगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, सीख जाओगे आप। नोट्स मैं दूंगा, हम देंगे। मैसेज आ रहा है श्वेता, आपका मैसेज आ रहा है, एकदम परेशान ना हो। जी हाँ, मेरे नोट्स डायरेक्ट कॉपी में लिखिए, रफ मत लिखिए, सीधे फेयर कीजिए। पढ़ाया है उसका आधारित प्रश्न वो दिया जाएगा सैटरडे को, अगली बार से सैटरडे को दिया जाएगा। ये देखिए प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप करके उत्तर दीजिए, आप तैयार कीजिएगा। ये प्रश्न है, 3 प्रश्न यहां पर है, इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें देना है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब कॉन्सेप्ट करा दिया गया है, अब यही सब प्रश्न कराएंगे तो 500 साल लगेगा सिलेबस खत्म होने में। या वनडे का सिलेबस थोड़ी है कि थोड़ा सा है, 2 महीने में 3 महीने खत्म हो जाएगा, 1 साल का समय लगता है इसमें। तो ये सॉल्व कीजिएगा, ये यूपीएससी 2024 का प्रश्न है। रूबी, अब वो बहुत बढ़िया ब्रिजेश जी, बहुत बढ़िया। ईस्टर्न हेमिस्फीयर की हिंदी पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की हिंदी होती है पूर्वी गोलार्ध, लिखा तो हूं मेरे भाई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की हिंदी पूर्वी गोलार्ध है। देखिए लिखा हूं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, लिखा हूं सब। तो चलिए आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। कोई ठाकुर थे, वो पूछ रहे थे कुछ। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं, अगर इसके अलावा भी किसी के पास कोई प्रश्न होगा तो मैं आप मुझसे टेलीग्राम पर प्रश्न पूछ सकते हो। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा थोड़ी संभव है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं नहीं कमलेश, नहीं, दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ नया मिल जाए वो बना लीजिएगा। जी हम मंडे से बनाना शुरू कर दीजिए, इसका बना लीजिएगा, है ना, इसका बना लीजिएगा। ये हम तो दिखा रहे थे कि पहले से ही कि आपको क्या दिक्कत आएगी अगर हम पहले से डेफ्ट ले लें तो। जी हाँ, एकदम नोट्स बनाइए, स्वयं बनाएंगे याद रहेगा, स्वयं से नोट्स बनाएंगे याद रहेगा। अगर किसी को कोई चीज अब पूरी क्लास नहीं समझ में आ रही, ये तो समझ से परे है, क्योंकि अधिकार सबको समझ में आ रही, केवल आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उस क्लास को आप दोबारा तिबारा देखिए। कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, मैं एकदम उपस्थित हूं आपको समझाने के लिए, अलग से डाउट लेने के लिए। ठीक, तो चलिए आज के इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। कैसे नोट्स बनाना बता दिया, एनसीईआरटी पे बात कर लिया, डाउट क्लियर कर दिया। हाँ प्रीवियस ईयर में कुछ नई चीज मिल जा रही है तो नोट कर लीजिए। चलिए आज के सेशन को समाप्त करता हूं, मिलते हैं सोमवार को, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा लगातार आपसे आगे आने वाली क्लासेस में। तो अभी कम रहेगा, रिवीजन करना आसान रहेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। लिखकर भी रिवीजन के थोड़े छोटे पॉइंट लिखकर, मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको कैसे अच्छे से रिवीजन किया जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।